हेलो फ्रेंड्स। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन सेट के लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टैक ऑपरेशन, आईओ ऑपरेशन एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप के इंस्ट्रक्शन। ये वो बड़े ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन हैं जिनके सहयोग से हम मशीन को कंट्रोल कर पाने में सक्षम है। प्रोग्राम तो हम लिख लेंगे अरिथमेटिक ग्रुप के इंस्ट्रक्शन से, लॉजिकल ग्रुप के इंस्ट्रक्शन से, ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के इंस्ट्रक्शन, इनसे प्रोग्राम तो लिखा जा सकता है। लेकिन जब तक हम मशीन को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं रखेंगे, जब तक मशीन को अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन, तब तक हम मशीन को चला ही नहीं सकते। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन हैं जिनके विषय में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ज़रा सा देखिए कि क्या क्या होता है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है इन और पोर्ट एड्रेस। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर में जब भी हम यूज करते हैं तो अभी तक बात हमने सिर्फ सीपीयू और मेमोरी की है, लेकिन सीपीयू मेमोरी से कंप्यूटर सिस्टम तो नहीं बन सकता। कंप्यूटर सिस्टम के लिए तो आईओ डिवाइस भी चाहिए। इनपुट डिवाइस की भी ज़रूरत होती है, आउटपुट डिवाइस की भी ज़रूरत पड़ेगी। और हम जब भी मशीन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको इन डिवाइस की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। अब इनपुट में जैसे कीबोर्ड की बात करें हम, आउटपुट में मॉनिटर की बात करें, तो कीबोर्ड या मॉनिटर जब तक हम सिस्टम से नहीं जोड़ेंगे तब तक यूजर इंटरफेस तो नहीं दे सकते। मेमोरी में प्रोग्राम लिख देंगे, एक्सेस हो जाएगा। लेकिन यदि हम किसी इनपुट डिवाइस से कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना चाहें तो इनपुट डिवाइस जो भी डेटा देगा वो सीपीयू तक पहुंचना चाहिए, या सीपीयू जो डेटा आउटपुट को देना चाहता है वहाँ पर तक जाना ही चाहिए। इसके लिए हम कहीं ना कहीं डेटा बस को, कंट्रोल बस को कनेक्ट करते हैं, एड्रेस बस को कनेक्ट करते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन को परफॉर्म कैसे किया जाएगा, कंप्यूटर के अंदर ये कैसे संभव है? तो देखिए, हर इनपुट डिवाइस को यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक पोर्ट नंबर हमने दे दिया है, और ये 8 बिट नंबर होगा। 8 बिट नंबर हम अगर डेसिमल में लिखें 01, 02, 03, 04, 05 इस तरह से चलता रहेगा। और ये अलग अलग डिवाइस को, जैसे कीबोर्ड की बात है, अगर हम माउस की बात करें, स्कैनर की बात करें, लाइट पेन की बात करें, प्लॉटर वगैरह जोड़ सकते हैं। जो भी डिवाइस हम अटैच करेंगे इनपुट डिवाइस में, या आउटपुट के लिए भी ठीक इसी तरह से नंबर की बात होगी। तो प्रोग्राम को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? तो प्रोग्राम में जब भी इनपुट डिवाइस से डेटा लेने की बात होगी तो प्रोग्राम में हम लिखेंगे इन, और यहाँ पर देंगे पोर्ट नंबर, या फिर हम लिखेंगे आउट और लिखेंगे पोर्ट नंबर। तो माइक्रो प्रोसेसर इस इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के साथ ही समझ जाता है कि डेटा हमारा मेमोरी में नहीं है, हमारा डेटा आईओ डिवाइस पर है, इनपुट से हमें डेटा रिसीव करनी है। या आउट के बाद वो समझ लेता है कि जो डेटा अभी है हमारे पास रिजल्ट, उसको आउटपुट पोर्ट पर भेजना है। एक्चुअल में पोर्ट पर डायरेक्ट वो नहीं भेजते, वहाँ पर कहीं ना कहीं इस डिवाइस के साथ हम एक बफर जोन बनाते हैं। आउटपुट में भी वही स्थिति होगी, यहाँ भी बफर होगा, और इस बफर में डेटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या बफर से हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इन या आउट एड्रेस का। तो इन के साथ हमको पोर्ट नंबर तो देना पड़ेगा। अगर यहाँ पोर्ट नंबर की बात करें तो हम आसानी से कह सकते हैं, मान लेते हैं 01, तो 01 डिवाइस से डेटा लेगा। 02 तो माउस से वो डेटा रिसीव करेगा। उसी तरह आउटपुट के लिए, अगर प्रिंटर के लिए, मॉनिटर के लिए मान लेते हैं 01 है, प्रिंटर के लिए 02 है। तो इस तरह से इस नंबर के सहयोग से इन पोर्ट एड्रेस या आउटपुट एड्रेस से हम डेटा को
एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें यूजर के थ्रू डायरेक्ट डेटा को दिया जा सके थ्रू इनपुट डिवाइस। तो डायरेक्ट डेटा तो हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप में था मूव इमीडिएट, लेकिन अगर कुछ और भी डेटा देना है थ्रू इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस तो ये काम हम कर सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है पुश। देखिए स्टैक के विषय में हम जानते हैं कि स्टैक एक ऐसा मेमोरी स्ट्रक्चर है जिसमें किसी एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इसको हम गौर से देखें तो इसके लिए थोड़ा सा इसको रब करते हैं ताकि आसानी से समझा जा सके। अब देखिए एक मशीन में मेमोरी एलिमेंट है और हम जानते हैं कि मेमोरी एलिमेंट कहीं ना कहीं लास्ट करेगा और ये एड्रेस स्टार्टिंग का होगा। तो हम अगर 16 बिट एड्रेस की बात करें तो हेक्स में 00 से रिप्रेजेंट करेंगे और सबसे मैक्सिमम लोकेशन जो होता है उसको हम FF में रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टैक का है वो एक ऐसा टेम्प्रोरी स्टोरेज लोकेशन है जहां प्रोग्रामिंग के दौरान कई बार हमको फंक्शन कॉल रिटर्न जो आपने देखा उसमें हमको इन्फॉर्मेशन को तत्काल मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है टेम्प्रोरी, ताकि फिर हम किसी दूसरे सिस्टम को कॉल कर सके, दूसरे फंक्शन को कॉल कर सके। अगर इंटरप्ट आता है तो इंटरप्ट के केस में भी हम वही करते हैं कि अपने प्रोग्राम काउंटर के इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं मेमोरी में रखेंगे। सवाल है कि रखा कहाँ जाए। मेमोरी के किसी लोकेशन को अगर आप स्टैक बनाते हैं तो मान लेते हैं, देखिए एक कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोग्राम हम स्टार्टिंग से लिखते हैं और यूजर को जो भी एड्रेस दिया गया हो, मान लेते हैं हम 2000 की बात हमेशा किए हैं तो आप मान लीजिए कि 2000 इसके आगे भी मेमोरी है जो सिस्टम के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा या यूज करता होगा, लेकिन यूजर को ये दिया गया। सवाल है कि स्टैक कहाँ हम बनाएं। अगर हम स्टैक को 2050 पर बना दें, प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर हमारा प्रोग्राम लंबा हो तो स्टैक के साथ तो कोलिजन हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी हमको। माइक्रो प्रोसेसर को तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टैक का एलिमेंट है। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि स्टैक और प्रोग्राम काउंटर, देखिए पीसी में हम ये एड्रेस रखते हैं 2000 और स्टैक पॉइंटर जो है उसमें हम प्रयास करते हैं सबसे हाईएस्ट FFFF एड्रेस को स्टोर करते हैं। ये स्टैक के लिए हमने डिफाइन कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जितना भी मेमोरी हमारे लिए अलॉट था उस पूरे मेमोरी को हम अपनी मर्जी से सबसे टॉप मोस्ट, क्योंकि इससे बड़ा प्रोग्राम तो हम बनाएंगे नहीं कभी। हम मान के चलते हैं हमारा प्रोग्राम 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10,000 यहाँ तक जाएगा। बहुत लंबा प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं, लेकिन कभी भी पूरे मेमोरी को तो प्रोग्राम से ऑक्यूपाई हम करते नहीं हैं, तो ऊपर में कहीं ना कहीं हमारे पास स्पेस रिजर्व होता है। तो इस रिजर्व एरिया को ही हम स्टैक पॉइंटर बनाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, और स्टैक पॉइंटर जब भी कोई एलिमेंट पुश होता है तो ये स्टैक पॉइंटर को हम माइनस करते हैं, जबकि पीसी को हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। मतलब ये ऊपर की ओर बढ़ेगा और ये नीचे की ओर घटता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक साइड से हमने प्रोग्राम, जितना भी मेमोरी हमारे पास उपलब्ध था, हमने एक साइड से प्रोग्राम बनाना शुरू किया, दूसरे साइड से स्टैक का इस्तेमाल करना शुरू किया, ताकि बीच में कॉलिजन होने का चांस बिल्कुल ही नहीं हो। हम मान के चलते 99.99% केस में हमारे पास कॉलिजन नहीं हो सकता है, प्रोग्राम आसानी से रन कर सकता है, क्योंकि पूरे मेमोरी का इस्तेमाल सामान्यतः हम लोग नहीं करते हैं और हमारा स्टैक धीरे धीरे जब भी एलिमेंट हम डालेंगे तो घटता चला जाएगा। तो स्टैक अगर यहाँ तक आता है, हमारा प्रोग्राम यहाँ तक जाता है, फिर भी हमारे पास सफिशिएंट मेमोरी बहुत सारा बचा रहता है, तो उसमें कॉलिजन होने के चांस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले ये जो पुश ऑपरेशन है, पुश आरपी मतलब रजिस्टर पेयर। अब रजिस्टर पेयर हम जानते हैं कि हमारे पास रजिस्टर पेयर किसका हो सकता है, रजिस्टर पेयर BC का हो सकता है,
DE का हो सकता है या HL का हो सकता है। यही 3 तो रजिस्टर पेयर हैं हमारे पास उपलब्ध। तो जो भी रजिस्टर जैसे पुश B, तो ये क्या करेगा, B के कंटेंट को यहाँ रखेगा और C के कंटेंट को यहाँ रखेगा। स्वाभाविक है कि स्टैक पॉइंटर B को रखने के बाद -1 और स्टैक पॉइंटर -1 फिर से, अब मान लेते हैं आप 2 लिख दें सीधे, कि अब स्टैक नया स्टैक टॉप जो स्टैक मेमोरी में लोकेशन होगा ये F से घट के E होगा, E से घट के F पर था, E पर था, अब ये हो जाएगा D, क्योंकि ये घटता जा रहा है। अब फिर अगर कोई एलिमेंट मान लेते हैं, अगर D को हम रखें तो फिर इसको D से C हो जाएगा। फिर यहाँ पर E के कंटेंट को रखेंगे तो ये B हो जाएगा। फिर H के कंटेंट को अगर यहाँ रखते हैं तो A हो जाएगा, और फिर L के कंटेंट को रखते हैं तो ये हो जाएगा 9। अब देखिए 6 पॉइंट ही घट चुका है, हमारा प्रोग्राम काउंटर बढ़ता है और ये घटता चला जाता है, जिससे हमें कोई कोलिजन होने का कोई चांस ही नहीं है। और सबसे बेहतरीन तरीका है स्टैक मैनेजमेंट का मेमोरी में कि स्टैक को सबसे हाईएस्ट मेमोरी एलोकेट करते हैं हम शुरू में ही, और ताकि वो धीरे धीरे अपना घटता रहे। हमारा काम रिजर्व एरिया हो गया ये, और ये हमारा प्रोग्राम एरिया हो गया जिसमें हम डेटा और प्रोग्राम सबको रखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो पुश RP का मतलब होता है रजिस्टर पेयर के कंटेंट को पुश करना स्टैक में, क्योंकि स्टैक में किसी एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है। स्टैक में जब भी डेटा रखा जाएगा तो जो लोकेशन स्टैक पॉइंटर में वहीं पे रखना है, कैलकुलेशन की कोई बात नहीं है, फाइंड करना नहीं है। स्टैक पॉइंटर जो लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है वो बिल्कुल वैकेंट खाली है, आप वहाँ पर या तो रख सकते हैं या वहाँ से डेटा निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब स्टैक पॉइंटर में डेटा रख देना है, ठीक। तो स्टैक पॉइंटर में PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, देखिए प्रोग्राम स्टेटस वर्ड में 2 रजिस्टर आते हैं। एक रजिस्टर है एक्यूमुलेटर और दूसरा है इसके साथ फ्लैग। दोनों 8-8 बिट के हैं, आपको पता है। तो पुश PSW का मतलब है कि फ्लैग और एक्यूमुलेटर के कंटेंट को भी प्रोग्राम जब किसी फंक्शन कॉल करते हैं तो हम ये जो प्रोग्राम के मिडिल टर्म में डेटा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन के दौरान बीच में जनरेट हुआ है, तो इसको भी स्टोर करना होगा। तो यहाँ पर हम फ्लैग और फिर यहाँ पर एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रखेंगे, और यहाँ से 9 के बाद ये आ जाएंगे 7 पे। यहाँ FF से रखना शुरू किए और स्टैक टॉप बताएगा कि अभी लोकेशन स्टैक का कहाँ है, तो स्टैक का लोकेशन यहाँ है, ठीक है। यहाँ क्या इसके और नीचे जाएगा, ये है स्टैक टॉप। स्टैक टॉप हमेशा खाली रहेगा। अब ठीक इसका ऑपोजिट ऑपरेशन है पॉप RP रजिस्टर पेयर। अब रजिस्टर पेयर में क्या होगा, यहाँ से अब जैसे हम पॉप PSW अगर करें तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को इसको लेके आएंगे यहाँ और इसको लेके आएंगे यहाँ। L को L रजिस्टर में ले जाएंगे, H को H में ले जाएंगे, E को E में ले जाएंगे, D को D में, C को C में और B को B में। जैसे जैसे डेटा निकालते जाएंगे हमारा स्टैक पॉइंटर +2 हुआ था, माइनस हुआ था, प्लस हो जाएगा। जब निकालेंगे तो हर बार 2 से इंक्रीमेंट करेगा अगर रजिस्टर पेयर को हम ऑपरेट कर रहे हैं तो, और फिर हो सकता है कि सारा कंटेंट निकालने के बाद ये अपने प्रीवियस लोकेशन FFFF पर चला जाए। सारा कंटेंट पॉप हमने कर लिया है, तो पॉप भी हम रजिस्टर पेयर को कर सकते हैं और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को कर सकते हैं। तो पुश और पॉप ऑपरेशन एक्चुअल में स्टैक ऑपरेशन के लिए बनाए गए हैं, और ये पुश पॉप इतने पॉपुलर ऑपरेशन है कि अपने हाई लेवल प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर में भी हम स्टैक को पढ़ते हैं, और स्टैक यही स्टैक वहाँ भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंस्ट्रक्शन भी पुश और पॉप ऑपरेशन ही रखे गए हैं, वहाँ कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये वो ऑपरेशन है जो मशीन के असेंबली लैंग्वेज का कमांड है, और इसको हाई लेवल लैंग्वेज में सेम कमांड को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखिए कोई भी प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है तो प्रोग्राम तो सीक्वेंशियल चलता है। प्रोग्राम का एंड कब आएगा, तो प्रोग्राम का एंड तभी आएगा जब हमें ये पता चल जाए कि अब हमारे प्रोग्राम में आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है,
तो उसका इंड का मार्क होता है असेंबली लैंग्वेज में HLT, हॉल्ट। तो ये ऑपरेशन ये इंड ऑफ प्रोग्राम को दिखाता है। इंड ऑफ प्रोग्राम के लिए जब भी आप असेंबली में प्रोग्राम करेंगे तो सबसे लास्ट स्टेटमेंट आपका क्या होगा? हॉल्ट होगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक्सचेंज स्टैक टॉप विथ HL, XTHL। XTHL का मतलब है स्टैक टॉप विथ HL। अब देखिए स्टैक टॉप विथ HL का मतलब क्या है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर 20, 30 ये डेटा है और स्टैक पॉइंटर हमको इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। हमारा इंस्ट्रक्शन है XTHL। अब इसका मतलब जरा सा देखिए, ये मान लेते हैं रजिस्टर हमारा H है, ये L है। तो XTHL का मतलब है कि सबसे पहले 20 को यहाँ शिफ्ट कीजिए और 30 को यहाँ शिफ्ट कीजिए। मतलब स्टैक पॉइंटर जो भी एड्रेस दे रहा उसको पहले L में डालिए, फिर उसको इंक्रीमेंट कीजिए और फिर अगले कंटेंट को 30 को यहाँ डाल दीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट है XTHL का। और इसके साथ चूंकि ये है एक्सचेंज, तो एक्सचेंज में क्या होगा कि मान लेते हैं यहाँ पर पहले से कोई डेटा हो, यहाँ पर हो सकता है 25 हो या 75 हो, तो अब इसको भी यहाँ पे डालना होगा, तभी तो एक्सचेंज होगा। मतलब जो HL के कंटेंट थे उसको स्टैक में रखिए और स्टैक के कंटेंट को HL पेयर में एक्सचेंज कीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं XTHL, मतलब एक्सचेंज विथ स्टैक एंड HL। तो इस तरह से काम करेगा। और अगर हमको HL पेयर के कंटेंट को HL के स्टैक पॉइंटर में डालना है, मतलब स्टैक में कंटेंट अगर डालना हो, अब HL में कोई अगर एड्रेस है और उसको हमको, अब कंटेंट की बात नहीं हो रही, ये जो कंटेंट है उसको इस रजिस्टर में डालना है। यहाँ देख लीजिए आप, ये स्टैक पॉइंटर यहाँ है हमारा। तो अगर हमको 3020 यहाँ डालना है तो इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है SPHL, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ HL पेयर इन स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर के लोकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, स्टैक पॉइंटर में अगर कोई स्टैक पॉइंटर को ही डिफाइन करना है, मान लेते हैं कि स्टैक पॉइंटर में हम रखना चाहते हैं, यहाँ से नहीं रखना चाहते हैं, हम एक स्टैक का इनिशियल वैल्यू FEEF रखना चाहते हैं, मतलब इस लोकेशन को हम स्टैक में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं लोकेशन होगा ये FEEF। तो इस लोकेशन को ही स्टैक पॉइंटर अगर बनाना हो तो ऐसी स्थिति में आपके पास इंस्ट्रक्शन है SPHL। HL में कंटेंट को रख दीजिए और उसको स्टैक पॉइंटर पे शिफ्ट कर दीजिए, ये है SPHL। उसके बाद ये सेट इनेबल इंटरप्ट, देखिए इनेबल और डिसेबल, इनेबल और डिसेबल इंटरप्ट का मतलब हम जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में दो तरह के इंटरप्ट हैं, एक मास्केबल और दूसरा नॉन मास्केबल। तो नॉन मास्केबल की बात तो हम नहीं करेंगे, नॉन मास्केबल तो आएगा इमीडिएट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मास्केबल इंटरप्ट को आप चाहें, कई बार प्रोग्राम में ऐसे स्थिति आती है कि जहां पर हम किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं,
जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में देखेंगे मीटिंग चल रही है, मीटिंग में हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिसेबल कर देंगे इंटरप्ट को। डिसेबल मतलब अभी कोई नहीं आ सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर भी अपने प्रोग्रामिंग के दौरान जब चाहे इंटरप्ट को डिसेबल या इनेबल कर सकता है। जनरली वो इनेबल रखता है, लेकिन अगर अर्जेंट कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी तरह के इंटरप्ट से बाधा हो सकती है, तो उस स्थिति में इंटरप्ट को डिसेबल भी किया जा सकता है। तो इनेबल और डिसेबल इंटरप्ट का इंस्ट्रक्शन भी आईओ मशीन कंट्रोल ग्रुप का इंस्ट्रक्शन है, जो माइक्रो प्रोसेसर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 2-3 और इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं उसको भी, ताकि ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। तो इसमें 2-3 और इंस्ट्रक्शन हैं। अब उस इंस्ट्रक्शन का नंबर तो हमारा चेंज हो जाएगा, और उसके बाद 11 के बाद आप चले जाइए 12, 13 और 14। तो 12 में इंस्ट्रक्शन है SIM, RIM, NOP, ये 3 इंस्ट्रक्शन और हैं। इसमें सेट इंटरप्ट मास्क, इसको बोलते हैं सेट इंटरप्ट मास्क, और ये रीसेट इंटरप्ट मास्क, और ये है नो ऑपरेशन। तो सेट इंटरप्ट मास्क का मतलब है कि इंटरप्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर में, उसमें प्रायोरिटी सेट हम कर सकते हैं। जनरल प्रायोरिटी हार्डवेयर लेवल पर भी सेट होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग के लेवल पर भी हम इंटरप्ट को मास्क कर सकते हैं, और उनका नंबर आप सेट करते हैं। तो सेट इंटरप्ट मास्क, और ये रीसेट नहीं, ये है रीड, रीड इंटरप्ट मास्क। देखिए कई बार इंटरप्ट एक ऐसा प्रोविजन है जो हार्डवेयर के लेवल पर भी आता है। हार्डवेयर इंटरप्ट के लिए माइक्रोप्रोसेसर में अलग अलग पिन बनाए गए हैं, जिसमें RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR, ये 4 इंटरप्ट मास्केबल हैं, और ट्रैप नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। तो ये तो हार्डवेयर के इंटरप्ट हो गए, लेकिन सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग में भी इंटरप्ट मास्क आप सेट कर सकते हैं। अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग इंटरप्ट आप कर सकते हैं, या एरर के लिए भी इंटरप्ट कर सकते हैं। तो इंटरप्ट की मास्किंग आप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में आप कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम का एक इंटरप्ट नंबर दे सकते हैं, और उसके आधार पर उसकी मास्किंग कर सकते हैं, और फिर उसको रीड इंटरप्ट मास्क को रीड करके उस इंटरप्ट की प्रायोरिटी के आधार पर उसका डिसीजन आप ले सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। और सबसे लास्ट ऑपरेशन NOP, नो ऑपरेशन। लास्ट ऑपरेशन नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन मतलब इसमें कोई ऑपरेशन नहीं। कई बार माइक्रो प्रोसेसर अगर DMA को अपना कंट्रोल देता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, तो उसी स्थिति माइक्रो प्रोसेसर आइडियल हो जाता है। आइडियल होने के लिए उसके पास इंस्ट्रक्शन होगा नो ऑपरेशन, अभी आप वेट कीजिए, जब तक कोई अगला आदेश ना आए तब तक आप वेट कीजिए। अब वेट करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं NOP। तो ये सारे 8085 बेस्ड इंस्ट्रक्शन सेट थे, और इन सारे इंस्ट्रक्शन को आप चाहें तो एक चार्ट बना करके, चार्ट में अलग अलग बना के सामने रख सकते हैं, ताकि जब प्रोग्रामिंग की बात होगी तो आसानी से ऐसे 2-4 प्रोग्राम आप छोटे छोटे प्रोग्राम जब बनाएंगे तो धीरे धीरे ये इंस्ट्रक्शन आपको याद होते चले जाएंगे। और इंस्ट्रक्शन को बहुत ज़्यादा याद नहीं रखा, छोटे छोटे प्रोग्राम में जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये सारे इंस्ट्रक्शन का डिस्कशन हमने किया, लेकिन सारे इंस्ट्रक्शन हर प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। कुछ कुछ ऑपरेशन जो कॉमन है उनको आप ज़रूर याद रखेंगे, और प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। और फाइनली हम देखेंगे
कि जो निमोनिक्स कोड है वो मशीन कोड में ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, उनकी हैंड असेंबली कैसे होगी, असेंबलर क्या करता है, उस पर डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो आप देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो इसमें कुछ कमेंट करेंगे, ताकि आपके प्रॉब्लम को हम समझ सकें और आगे के वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।